हाय एवरीवन। आज हम NIOS क्लास 10th SST का चैप्टर मॉडर्न वर्ल्ड पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को सिंपल और इजी तरीके से समझेंगे ताकि सबको अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 14वीं सेंचुरी 1300 के दशक के बाद यूरोप में बहुत बड़े कल्चरल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस आए। कल्चरल लाइफ का मतलब होता है लोगों की आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल। इंटेलेक्चुअल लाइफ का मतलब है सोचने का तरीका, नॉलेज और आइडियाज। इस टाइम पर यूरोप में एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसे रिनेसांस कहा गया। रिनेसांस क्या होता है? रिनेसांस का लिटरल मीनिंग है रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। इसका मतलब था नॉलेज का दोबारा जन्म, आर्ट और लिटरेचर का रिवाइवल, लोगों का नई तरह से सोचना। इस पीरियड में लोग सिर्फ रिलीजन पर डिपेंड करके नहीं सोचते थे। लोग लॉजिक, रीजनिंग और साइंस का यूज करके दुनिया को समझने लगे। इसी वजह से इस पीरियड को कई हिस्टोरियंस एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारी अरब जान वर्ल्ड का बचाई है। कंट्रीब्यूशन ये मेरा भी तुम्हें याद डराने रखना का इरादा जरूरी नहीं है था, कि लेकिन साइंस मुझे और तुम्हें उस रैशनल ट्रेन से थिंकिंग बाहर का निकालना ही था। पीरियड फिर उसने अरब कहा, वर्ल्ड में पहले जो ही औरत शुरू हो तुम्हारे चुका सामने था। बैठी थी वो पहले ही अरब मर चुकी थी। स्कॉलर्स ने और उसके मैथमेटिक्स, पास बैठे दोनों एस्ट्रोनॉमी, आदमी उसकी लाश को मेडिसिन, सीधा बैठाकर साइंस पकड़े में हुए थे। काफी प्रोग्रेस की थी। लेकिन यूरोप में रेनेसांस के दौरान जो चेंजेस आए उनका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। फ्यूडल सिस्टम का टूटना। रेनेसांस से पहले यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडलिज्म क्या होता है? फ्यूडलिज्म एक सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। किंग, लॉर्ड्स या नोबल्स, जमींदार टाइप पावरफुल लोग, पेजेंट्स या सर्व्स, किसान। इस सिस्टम में लैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। लॉर्ड्स के पास जमीन होती थी, पेजेंट्स उस जमीन पर काम करते थे। पेजेंट्स को काफी टैक्स देना पड़ता था और लॉर्ड्स की सर्विस करनी पड़ती थी। इस सिस्टम में फ्रीडम बहुत कम थी। फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन, गिरावट। टाइम के साथ फ्यूडलिज्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे। एक मिडिल क्लास का राइज। एक नया क्लास डेवलप हुआ जिसे मिडिल क्लास या बुर्जुआजी कहा गया। इसमें शामिल थे मर्चेंट्स, व्यापारी, ट्रेडर्स, बैंकर्स, क्राफ्ट्समैन। इनके पास पैसे और पावर बढ़ने लगी। ये लोग फ्यूडल सिस्टम से खुश नहीं थे। 2 पावरफुल किंगडम्स का राइज। यूरोप ने स्ट्रॉन्ग किंग्स और सेंट्रलाइज्ड किंगडम्स बनने लगे। किंग्स चाहते थे पूरा कंट्रोल उनके पास हो, फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर कम हो। इसलिए किंग्स ने मिडिल क्लास का सपोर्ट लिया। 3 वॉर्स बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच लड़ाइयां और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगे। इससे सिस्टम और वीक हो गया। न्यू टाउन्स और सिटीज का डेवलपमेंट सबसे बड़ा चेंज था। नए टाउन्स और सिटीज का डेवलपमेंट। ये टाउन्स प्रोडक्शन के सेंटर्स बन गए। ट्रेड और बिजनेस बढ़ने लगा। ये टाउन्स फ्यूडल कंट्रोल से फ्री थे, मतलब लोग कहीं भी जा सकते थे, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते थे। इससे लोगों को फ्रीडम मिलने लगी। टाउन्स का इंपॉर्टेंस। टाउन्स और सिटीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यहां आर्टिजन्स, कारीगर, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, पेजेंट्स सब आने लगे। क्यों? क्योंकि टाउन्स में बेटर जॉब्स मिलती थी, इनकम ज्यादा होती थी, फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन कम था। कैश इकोनॉमी का स्टार्ट। पहले इकोनॉमी सर्विस बेस्ड थी। पेजेंट्स को लॉर्ड्स के लिए काम करना पड़ता था। लेकिन टाउन्स के राइज के बाद कैश इकोनॉमी शुरू हुई। कैश इकोनॉमी क्या होती है? जब मनी से गुड्स खरीदे और बेचे जाते हैं उसे कैश इकोनॉमी कहते हैं। अब फार्मर्स क्रॉप्स बेचकर पैसे कमाने लगे। गुड्स मार्केट में मनी के थ्रू एक्सचेंज होने लगे। मर्चेंट क्लास का राइज। इस सिस्टम से मर्चेंट क्लास पावरफुल हो गई। मर्चेंट्स ट्रेड करते थे, गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, पैसे कमाते थे। उन्होंने किंग्स का सपोर्ट किया ताकि फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर कम हो। इससे फ्यूडल स्ट्रक्चर टूटने लगा। रेनेसांस मूवमेंट का जन्म। जब सोसाइटी में नए आइडियाज आए तो एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई। इसी अवेकनिंग से रेनेसांस मूवमेंट का जन्म हुआ। रेनेसांस का डिटेल मीनिंग जैसे मैंने पहले बताया, रेनेसांस बराबर रीबर्थ। ये पीरियड था लर्निंग का, आर्ट का, साइंस का, न्यू आइडियाज का। इस पीरियड में एज ऑफ फेथ खत्म होने लगा। एज ऑफ फेथ क्या था? मिडीवल पीरियड में लोग चर्च पर डिपेंड करते थे, रिलीजियस बिलीफ्स को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। लेकिन रिनेसांस के बाद लोग रीजन और लॉजिक से सोचने लगे।
रिनेसांस की शुरुआत कहां हुई? रिनेसांस की शुरुआत इटली में हुई, लगभग 14वीं सेंचुरी एडी में। उस टाइम इटली एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। इटली स्मॉल सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था, जैसे वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, जिनोआ। ये सिटीज ट्रेड और कल्चर के सेंटर्स थे। इटली रिनेसांस का सेंटर क्यों बना? इसके कई रीजंस थे। एक, ज्योग्राफिकल लोकेशन। इटली यूरोप के सेंटर में था, इसलिए यहां एशिया, अफ्रीका, यूरोप के ट्रेडर्स आते थे। इससे आइडियाज और नॉलेज का एक्सचेंज होता था। 2, वेल्थ और ट्रेड। इटली के सिटीज बहुत रिच थे। ट्रेड की वजह से मर्चेंट्स रिच हो गए। आर्टिस्ट और स्कॉलर्स को सपोर्ट मिलने लगा। इस सपोर्ट को पेट्रनेज कहते हैं। पेट्रनेज का मतलब जब कोई रिच पर्सन आर्टिस्ट और स्कॉलर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। 3, पॉलिटिकल फ्रीडम। इटालियन सिटी स्टेट्स में पॉलिटिकल फ्रीडम ज्यादा थी, इसलिए आर्ट, साइंस, लिटरेचर को डेवलप होने का मौका मिला। इकोनॉमिक एक्सपेंशन। रेनेसांस के टाइम यूरोप में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। न्यू कमर्शियल टेक्निक्स डेवलप हुई, जैसे बुक कीपिंग, अकाउंट्स मेंटेन करना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंटरनेशनल पेमेंट्स का सिस्टम, पब्लिक डेट, गवर्नमेंट का लोन सिस्टम। इससे ट्रेड और फाइनेंस और डेवलप हुआ। रेनेसांस के मेजर डेवलपमेंट्स इस पीरियड में कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। 1, अर्बन लाइफ का रिवाइवल। 2, प्राइवेट कैपिटल पर बेस्ड कॉमर्स। 3, बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट। 4, नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन। 5, न्यू ट्रेड रूट्स की डिस्कवरी। 6, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन। प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को रैपिडली स्प्रेड कर दिया। ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट। रेनेसांस का एक इंपॉर्टेंट आइडिया था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म एक फिलॉसफी है जो कहती है ह्यूमन बीइंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इंसान क्रिएटिव है, इंसान इंटेलिजेंट है, इंसान दुनिया में खुशी और नॉलेज पा सकता है। ये आइडिया मिडीवल चर्च की थिंकिंग से अलग था। चर्च के अकॉर्डिंग वर्ल्डली प्लेजर्स गलत थे, फोकस सिर्फ रिलीजन पर होना चाहिए। लेकिन ह्यूमनिज्म कहता था आर्ट, नॉलेज, लिटरेचर, हैप्पीनेस सब इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स। ह्यूमनिज्म की वजह से कुछ सब्जेक्ट्स डेवलप हुए, इन्हें ह्यूमैनिटीज कहा गया, जैसे हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी, लैंग्वेज, एथिक्स। रेनेसांस आर्ट। रेनेसांस का सबसे बड़ा इंपैक्ट आर्ट पर पड़ा। आर्टिस्ट ने ह्यूमन बॉडी को रियलिस्टिक फॉर्म में पेंट करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने एनाटॉमी स्टडी की। एनाटॉमी क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स का साइंटिफिक स्टडी। फेमस रेनेसांस आर्टिस्ट्स। कुछ फेमस आर्टिस्ट थे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल बोतिकेली, टिटियन। इन आर्टिस्ट ने दुनिया की कुछ ग्रेटेस्ट पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स बनाए। स्कल्पचर्स का डेवलपमेंट रेनेसांस से पहले स्कल्पचर्स बिल्डिंग्स का पार्ट होते थे, लेकिन रेनेसांस के बाद स्कल्पचर्स इंडिपेंडेंट आर्ट पीसेस बन गए। सबसे फेमस स्कल्प्टर था डोनाटेल्लो। उसने डेविड नाम की स्टैचू बनाई। नेशनलिज्म का राइज। रेनेसांस पीरियड में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब है अपने नेशन के लिए स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी और प्राइड फील करना। लोग मिडीवल रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन से फ्री होने लगे। वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट। रेनेसांस से पहले मोस्ट बुक्स लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी, लेकिन रेनेसांस के बाद राइटर्स ने लोकल लैंग्वेजेस यूज करना शुरू किया। इन्हें वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस कहते हैं। वर्नाक्युलर का मतलब लोकल या रीजनल लैंग्वेज जो कॉमन लोग बोलते हैं, जैसे इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन। इससे लिटरेचर कॉमन लोगों तक पहुंच गया। प्रिंटिंग प्रेस का इंपैक्ट। प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन से बुक्स लार्ज क्वांटिटी में प्रिंट होने लगी। इसका रिजल्ट नॉलेज फास्ट स्प्रेड हुआ, एजुकेशन इंप्रूव हुई, लिटरेसी रेट बढ़ा, बाइबल भी अब बहुत लोग पढ़ने लगे। फेमस रेनेसांस बुक्स। इस पीरियड में कुछ फेमस वर्क्स लिखे गए। दांते, डिवाइन कॉमेडी, इरास्मस, इन प्रेज ऑफ फॉली, मैकियावेली, द प्रिंस, सर्वांतिस, डॉन किहोते। ये बुक्स मॉडर्न लिटरेचर की फाउंडेशन बनी। रेफॉर्मेशन की शुरुआत। रेनेसांस के लेटर पीरियड में यूरोप में दो मेजर डेवलपमेंट्स हुए। एक, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। इस मूवमेंट के रिजल्ट में क्रिश्चियनिटी डिवाइड हो गई। कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ।
2. कैथोलिक रेफॉर्मेशन। कैथोलिक चर्च ने भी रिफॉर्म्स किए। इस मूवमेंट को काउंटर रेफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ओवरऑल अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, रेनेसांस वर्ल्ड हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। इस पीरियड में फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हुआ, टाउन्स और ट्रेड डेवलप हुआ, साइंस और रीजनिंग का डेवलपमेंट हुआ, आर्ट और लिटरेचर का गोल्डन एज आया, ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, नेशनलिज्म और मॉडर्न लैंग्वेजेस का राइज हुआ, और इन सब डेवलपमेंट्स ने मिडीवल वर्ल्ड को मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, रेफॉर्मेशन। सबसे पहले समझते हैं रेफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। रेफॉर्मेशन का मतलब होता है रिफॉर्म या सुधार, यानी किसी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स या करप्शन आ गया हो उसे ठीक करना। 16वीं सेंचुरी यूरोप में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका एम था चर्च में हो रहे करप्शन को खत्म करना, रिलीजन को ज्यादा सिंपल और प्योर बनाना। इस मूवमेंट को ही रेफॉर्मेशन कहा गया। मिडीवल कैथोलिक चर्च की प्रॉब्लम्स। मिडिल एजेस के टाइम यूरोप में कैथोलिक चर्च बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन थी, लेकिन धीरे धीरे चर्च में कई प्रॉब्लम्स आ गई थी। 1. सुपरस्टिशंस। चर्च लोगों को कई सुपरस्टिशंस पर बिलीव करने को बोलती थी। एग्जाम्पल, चर्च के पास एक वुड का पीस था जिसे वो कहते थे कि ये ट्रू क्रॉस है। ट्रू क्रॉस का मतलब वो क्रॉस जिसमें जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। चर्च कहती थी इस वुड को देखने से हीलिंग पावर मिलती है, बीमारी ठीक हो सकती है। इसको देखने के लिए लोगों को फीस देनी पड़ती थी। इसका मतलब था कि चर्च रिलीजन का यूज करके पैसा कमा रही थी। 2. ब्लाइंड फेथ चर्च लोगों को कहती थी क्वेश्चन मत करो, बस बिलीव करो, यानी लोगों को लॉजिक या रीजनिंग यूज करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन रिनेसांस के बाद लोग रीजन और थिंकिंग को इंपॉर्टेंस देने लगे, इसलिए लोग चर्च की प्रैक्टिसेस पर क्वेश्चंस करने लगे। 3. सेलिंग ऑफ चर्च पोजीशंस। चर्च में कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी पैसों के बदले बेची जाती थी, यानी जो ज्यादा पैसा देगा उसे चर्च में हाई पोजीशन मिल जाएगी। इस प्रैक्टिस को साइमनी कहा जाता है। 4. इंडल्जेंसेस। सबसे बड़ा करप्शन था इंडल्जेंस सिस्टम। इंडल्जेंस क्या होता है? इंडल्जेंस एक लेटर या सर्टिफिकेट होता था जो चर्च देता था। चर्च कहती थी अगर तुम इंडल्जेंस लेटर खरीद लो तो तुम्हारे सिंस माफ हो जाएंगे और तुम हेवन जाओगे। इसका मतलब था कि लोग पैसे देकर अपने सिंस माफ करवा सकते थे। यह प्रैक्टिस बहुत कंट्रोवर्शियल थी। मार्टिन लूथर और रेफॉर्मेशन की शुरुआत। रेफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत एक जर्मन प्रीस्ट ने की। उसका नाम था मार्टिन लूथर। ईयर 1517। उसने चर्च के अगेंस्ट 95 थीसिस नाम का डॉक्यूमेंट लिखा। उस डॉक्यूमेंट में उसने चर्च की कई प्रैक्टिसेस की क्रिटिसिज्म की। मार्टिन लूथर के आइडियाज। मार्टिन लूथर के कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज थे। एक, बाइबल ही मेन अथॉरिटी है। उसका कहना था रिलीजन का मेन सोर्स बाइबल होना चाहिए, ना कि चर्च। 2. साल्वेशन, फेथ से मिलता है। साल्वेशन का मतलब हेवन या मुक्ति मिलना। लूथर कहता था साल्वेशन पैसों से नहीं मिलता, साल्वेशन मिलता है जीसस क्राइस्ट पर फेथ रखने से, इसलिए इंडल्जेंस लेटर्स बेकार हैं। 3. चर्च करप्शन खत्म करो। लूथर ने प्रोटेस्ट किया, इंडल्जेंस सेलिंग, चर्च करप्शन, पावर मिसयूज। उसने ओपनली चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया। एक्स कम्युनिकेशन। चर्च को लूथर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए ईयर 1521 पोप लियो 10 ने लूथर को एक्स कम्युनिकेट कर दिया। एक्स कम्युनिकेट का मतलब चर्च से ऑफिशियली बाहर निकाल देना। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। मार्टिन लूथर के आइडिया से एक नया रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुआ। इसको कहा गया प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। इसके बाद क्रिश्चियन वर्ल्ड 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। प्रोटेस्टेंट्स जो लोग लूथर के आइडियाज फॉलो करते थे, रोमन कैथोलिक्स जो लोग ट्रेडिशनल कैथोलिक चर्च फॉलो करते थे। रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड में रेफॉर्मेशन का रीजन थोड़ा डिफरेंट था। यह मेनली स्टार्ट हुआ किंग हेनरी 8वें की वजह से। किंग हेनरी 8वें का प्रॉब्लम। किंग हेनरी 8वें अपनी वाइफ कैथरीन ऑफ एरागॉन से डिवोर्स लेना चाहता था, लेकिन पोप ने डिवोर्स अलाउ नहीं किया। इसलिए किंग हेनरी ने डिसाइड किया कि इंग्लैंड का चर्च रोम से अलग कर दिया जाए। इंपॉर्टेंट लॉज। किंग के मिनिस्टर थॉमस क्रॉमवेल ने पार्लियामेंट से कुछ लॉज पास करवाए। एक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अपील्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग इंग्लैंड के रिलीजियस मैटर्स रोम डिसाइड नहीं करेगा। एक्ट ऑफ सुप्रेमेसी। इस लॉ के अकॉर्डिंग
किंग हेनरी VIII चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड बन गया। इसके बाद किंग ने एन बोलिन से शादी कर ली। इस तरह इंग्लैंड में भी रेफॉर्मेशन हो गया। काउंटर रेफॉर्मेशन के बाद कैथोलिक चर्च ने भी डिसाइड किया कि रिफॉर्म्स करने होंगे। इस मूवमेंट को कहा गया काउंटर रेफॉर्मेशन। काउंटर रेफॉर्मेशन का एम चर्च करप्शन कम करना, डिसिप्लिन इंप्रूव करना, कैथोलिक फेथ को स्ट्रांग बनाना। सोसाइटी ऑफ जीसस। स्पेन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी सोसाइटी ऑफ जीसस। इसको स्टार्ट किया इग्नेशियस लोयोला ने। इस ऑर्गेनाइजेशन को जेजुइट्स भी कहा जाता है। जेजुइट्स के प्रिंसिपल्स। जेजुइट्स एम्फसाइज करते थे सर्विस ऑफ गॉड, चैरिटी, चैस्टिटी, मिशनरी वर्क, यानी रिलीजन स्प्रेड करना और लोगों की हेल्प करना। अदर रिफॉर्मर्स। मार्टिन लूथर के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे। हुल्डराइग zwingli स्विट्जरलैंड में रिफॉर्म मूवमेंट चलाया। जॉन कैल्विन, उसने एक रिलीजियस सिस्टम डेवलप किया जिसे कैल्विनिज्म कहा जाता है। इस तरह रेफॉर्मेशन मूवमेंट यूरोप के कई कंट्रीज में स्प्रेड हो गया। डेवलपमेंट ऑफ साइंस। अब हम बात करते हैं साइंस डेवलपमेंट की। रेनेसांस के टाइम साइंस में बहुत प्रोग्रेस हुई। साइंटिफिक थिंकिंग। रेनेसांस थिंकर्स बिलीव करते थे नॉलेज मिलती है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से। इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया ब्लाइंड फेथ, ओल्ड ट्रेडिशंस और अडॉप्ट किया साइंटिफिक थिंकिंग, एक्सपेरिमेंट्स, लॉजिक। इसी को साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंची एक फेमस रेनेसांस आर्टिस्ट और साइंटिस्ट था। लियोनार्डो दा विंची, उसने ह्यूमन बॉडी का डिटेल स्टडी किया, एनाटॉमी के ड्राइंग्स बनाए। उसका वर्क साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन था। डेवलपमेंट इन मेडिसिन। मेडिसिन में भी प्रोग्रेस हुई। माइकल सर्विटस एक स्पेनिश डॉक्टर था। उसने डिस्कवर किया ब्लड सर्कुलेशन। विलियम हार्वी एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। उसने एक्सप्लेन किया हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है। ये डिस्कवरीज मॉडर्न मेडिसिन की फाउंडेशन बनी। रेनेसांस के टाइम एस्ट्रोनॉमी में भी ह्यूज चेंज हुआ। पहले लोग बिलीव करते थे सन अर्थ के अराउंड घूमता है। इसको जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को चैलेंज किया। कोपरनिकस एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर था। उसने कहा अर्थ और प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसको हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। उसकी फेमस बुक थी ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर। जोहानेस केपलर ने कोपरनिकस की थ्योरी को इंप्रूव किया। उसने कहा प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आइजक न्यूटन ने एक्सप्लेन किया प्लैनेट्स को सन के अराउंड घूमने पर ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रोल करती है। इस थ्योरी को लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहा जाता है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की। उसने डिस्कवर किया जुपिटर के मून्स, सैटर्न के रिंग्स, सन के स्पॉट्स, और उसने कोपरनिकस की थ्योरी को सपोर्ट किया। क्यूरियोसिटी अबाउट न्यू लैंड्स। साइंस और क्यूरियोसिटी के डेवलपमेंट से यूरोपियंस के माइंड में एक क्वेश्चन आया, दुनिया में और क्या क्या जगह हैं? इस क्यूरियोसिटी की वजह से स्टार्ट हुआ एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। यूरोपियंस ने नए ट्रेड रूट्स और नए लैंड्स डिस्कवर करना स्टार्ट किया। डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। रेनेसांस के बाद यूरोप में क्यूरियोसिटी और इंक्वायरी का स्पिरिट बहुत बढ़ गया था। लोग दुनिया के बारे में ज्यादा जानना चाहते थे। इसी क्यूरियोसिटी ने कई एडवेंचर्स और एक्सप्लोरर्स को इंस्पायर किया कि वो नए लैंड्स डिस्कवर करें। इन एक्सप्लोरर्स ने न्यू सी रूट्स और न्यू लैंड्स डिस्कवर किए, जिससे दुनिया का हिस्ट्री ही चेंज हो गया। एक फेमस लाइन है जो इन डिस्कवरीज का मोटिव बताती है, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। इसका मतलब गॉड क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना, ग्लोरी फेम और रिस्पेक्ट पाना, गोल्ड वेल्थ और इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाना। इन तीन मोटिव्स में से सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव गोल्ड या इकोनॉमिक नीड था। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज से पहले का ट्रेड। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज से पहले यूरोपियंस को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती थीं जो ईस्टर्न कंट्रीज से मिलती थी, जैसे स्पाइसेस, कॉटन, प्रेशियस जेम्स, सिल्क। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यूरोपियंस को ये गुड्स अरबिक और इस्लामिक टेरिटरीज के थ्रू मिलते थे। इस रूट में कई प्रॉब्लम्स थी। ट्रैवल इनकन्वीनियंट था, ट्रेड अनसर्टेन था, मिडिलमैन ज्यादा प्रॉफिट ले लेते थे। इसलिए यूरोपियंस ने डिसाइड किया कि साउथ ईस्ट एशिया तक डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर किया जाए, जिससे ट्रेड ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। एक्सप्लोरर्स के अदर मोटिव्स।
एक्सप्लोरर्स के कुछ और मोटिव्स भी थे। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना। यूरोपियंस चाहते थे कि न्यू लैंड्स के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। उनके लिए यह गॉड की सर्विस करने जैसा था। फेम और रेपुटेशन। कई एक्सप्लोरर्स को होप था कि अगर वे न्यू लैंड्स डिस्कवर करेंगे तो उन्हें फेम और रिस्पेक्ट मिलेगा। और सच में कुछ एक्सप्लोरर्स बहुत फेमस हो गए। फेमस एक्सप्लोरर्स। हिस्ट्री में कुछ एक्सप्लोरर्स बहुत फेमस हुए। वास्को द गामा, उसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया। क्रिस्टोफर कोलंबस, वो इंडिया के लिए निकला था लेकिन गलती से अमेरिका डिस्कवर कर लिया। फर्डिनेंड मैजेलियन, वो फर्स्ट एक्सप्लोरर था जिसने वर्ल्ड के अराउंड एक्सपीडिशन लीड की। बार्थोलोम्यू दियाज, ये भी एक फेमस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर था जिन्होंने अफ्रीका के सदर्न टिप को रीच किया। वॉयजेस को स्पॉन्सर कौन करता था? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, इतनी रिस्की वॉयजेस को किंग्स और वेल्दी पीपल क्यों स्पॉन्सर करते थे? इसका आंसर सिंपल है। अगर एक्सप्लोरर सक्सेसफुल होते तो ट्रेड और कॉलोनाइजेशन से बहुत वेल्थ मिलती थी। इसी वजह से किंग्स और रिच मर्चेंट्स वॉयजेस स्पॉन्सर करते थे। एक फेमस स्पॉन्सर था पोर्चुगीज किंग हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी, जिसने डिस्कवरीज में हेल्प की। न्यू लैंड्स डिस्कवर करने में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज ने हेल्प की। कंपास, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। एस्ट्रोलेब, स्टार्स के थ्रू लोकेशन मेजर करने के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स, नेविगेशन के लिए कैलकुलेशंस। मैप मेकिंग, एक्यूरेट मैप्स बनाने की आर्ट। इन टेक्नोलॉजीज की वजह से लॉन्ग सी वॉयजेस पॉसिबल हो पाए। डिस्कवरीज के रिजल्ट्स। इन डिस्कवरीज का वर्ल्ड पर ह्यूज इंपैक्ट हुआ। ट्रेडिंग पोस्ट और कॉलोनीज। यूरोपियंस ने अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश किए। कॉलोनियल एम्पायर्स बनाए। ट्रेड शिफ्ट। ट्रेड का मेन सेंटर पहले मेडिटरेनियन सी था, लेकिन डिस्कवरीज के बाद ट्रेड शिफ्ट हो गया अटलांटिक ओशन की तरफ। न्यू कमोडिटीज। ट्रेड में कई न्यू कमोडिटीज भी ऐड हुई। एग्जाम्पल, टोबैको, मलाइज, ऑस्ट्रिच फेदर्स, पोटैटो। ये गुड्स यूरोप में बहुत पॉपुलर हो गए। स्लेव ट्रेड इन डिस्कवरीज का एक डार्क साइड भी था। अमेरिका में प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए लेबर चाहिए था, इसलिए यूरोपियंस ने स्टार्ट किया स्लेव ट्रेड। प्रोसेस कुछ ऐसा था। स्लेव्स को अफ्रीका से कैप्चर किया जाता था, उन्हें शिप्स में अटलांटिक ओशन क्रॉस कराया जाता था, फिर उन्हें नॉर्थ अमेरिका के प्लांटेशंस में बेचा जाता था। यह स्लेव ट्रेड हिस्ट्री के सबसे इनह्यूमन प्रैक्टिसेस में से एक था। इन ट्रेड प्रैक्टिसेस और न्यू सी रूट्स की वजह से यूरोपियन मर्चेंट्स ने ह्यूज वेल्थ अक्यूमुलेट की। इस वेल्थ को उन्होंने इन्वेस्ट किया न्यू मशीन्स बनाने में, इंडस्ट्रीज डेवलप करने में। इसी प्रोसेस ने लीड किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में अराउंड 1750 एडी। यह रेवोल्यूशन एक मेजर चेंज था जिसमें मशीन बेस्ड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों स्टार्ट हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट होने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे। ओवरसीज ट्रेड से वेल्थ। इंग्लिश मर्चेंट्स ने ओवरसीज ट्रेड और कॉलोनीज से ह्यूज वेल्थ अर्न की। कॉलोनीज से रॉ मटेरियल्स। कॉलोनीज सप्लाई करती थी कॉटन, रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट्स भी थी। नेचुरल रिसोर्सेस। इंग्लैंड के पास लार्ज अमाउंट में रिसोर्सेस थे। कोल, आयरन, ये इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल थे। मशीन्स का डेवलपमेंट। कैपिटलिस्ट ने न्यू मशीन्स डेवलप करनी स्टार्ट की ताकि प्रोडक्शन फास्ट हो। अब मशीन्स ह्यूमंस के काम का कुछ हिस्सा करने लगी, एनिमल्स की लेबर को भी रिप्लेस करने लगी। इससे प्रोडक्शन स्पीड और क्वांटिटी दोनों बढ़ गए। सोशल इंपैक्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी बढ़ गई। सोसाइटी दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। कैपिटलिस्ट्स, बुर्जुआजी। ये लोग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के ओनर्स थे। वर्कर्स, प्रोलेटेरिएट। ये लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे। इनके पास रिसोर्सेज कम थे और वर्किंग कंडीशंस भी टफ थी। एज ऑफ रेवोल्यूशंस। 19वीं सेंचुरी के आसपास यूरोप में एक पीरियड आया जिसे कहा गया एज ऑफ रेवोल्यूशंस। इस टाइम कई कंट्रीज में पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए। लोग ट्रेडिशनल अथॉरिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। रेवोल्यूशंस के रीजंस। लोग डिससैटिस्फाइड थे पॉलिटिकल लीडरशिप से। गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन की कमी से लोग डिमांड कर रहे थे मोर राइट्स। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन।
प्रिंटिंग प्रेस ने आइडिया स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गए। इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस। मेजर रेवोल्यूशंस हुई अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया। ब्रिटेन में पहले ही एक रेवोल्यूशन हो चुकी थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में इंग्लैंड में हुई। इसे ग्लोरियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रेवोल्यूशन में ब्लडशेड नहीं हुआ। रीजन किंग जेम्स द्वितीय ने अपनी हार्श पॉलिसीज से लोगों का सपोर्ट खो दिया। लोगों को प्रॉब्लम थी, एक्सपेंसिव स्टैंडिंग आर्मी, गवर्नमेंट और आर्मी में रोमन कैथलिक्स की अपॉइंटमेंट्स। इससे लोग नाराज हो गए। रिजल्ट, पार्लियामेंट ने किंग जेम्स सेकंड को रिमूव कर दिया और थ्रोन दे दिया मैरी सेकंड, विलियम थर्ड, प्रिंस ऑफ ऑरेंज। इस रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई और यह प्रूव हो गया कि पार्लियामेंट मोनार्क को चेंज कर सकती है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 18वीं सेंचुरी के एंड में एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन। बैकग्राउंड, 16वीं सेंचुरी में कई यूरोपियंस अमेरिका माइग्रेट कर गए थे। रीजंस, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने अमेरिका में 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। इन कॉलोनीज के पास लोकल असेंबलीज भी थी। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। ब्रिटेन ने कॉलोनिस्ट पर अप्लाई किया मर्केंटिलिज्म। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कॉलोनिस्ट को सिर्फ ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करना था। कॉलोनीज को इंडस्ट्रीज डेवलप करने की परमिशन नहीं थी। उन्हें शुगर, टोबैको, कॉटन सिर्फ इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करना पड़ता था। टैक्सेस। ब्रिटेन को वॉर्स के लिए मनी चाहिए था, इसलिए उसने कॉलोनीज पर टैक्सेस लगाए। स्टैंप एक्ट 1765। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया गया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स। कॉलोनिस्ट ने इस एक्ट का स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन किया। बॉस्टन टी पार्टी 1773। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टी पर टैक्स कंटिन्यू रखा। प्रोटेस्ट में अमेरिकन्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप्स पर चढ़कर टी को सी में डंप कर दिया। इस इंसिडेंट को कहा जाता है बॉस्टन टी पार्टी। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। इस डिक्लेरेशन में एम्फसाइज किया गया इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इस रेवोल्यूशन से बर्थ हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। फ्रेंच रेवोल्यूशन। 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में भी एक ह्यूज रेवोल्यूशन हुआ। उस टाइम फ्रेंच सोसाइटी फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड थी। 3 एस्टेट्स। फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, चर्च। सेकंड एस्टेट नोबिलिटी। थर्ड एस्टेट कॉमन पीपल, पेजेंट्स, वर्कर्स, मिडिल क्लास। थर्ड एस्टेट पर हैवी टैक्सेस लगते थे। कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। किंग लुई द 16 और क्वीन मैरी एंटोनेट की लग्जूरियस लाइफस्टाइल ने ट्रेजरी एम्प्टी कर दी। फ्रांस बैंक प्लेट हो गया। 1789 में किंग ने स्टेट्स जनरल मीटिंग बुलाई। थर्ड स्टेट ने डिमांड की इक्वल टैक्सेशन, स्पेशल प्रिविलेजेस का एबोलिशन। नेशनल असेंबली। थर्ड एस्टेट ने खुद को डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली और सॉवरन पावर अपने हाथ में ले ली। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें राइट्स इंक्लूड थे लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, फ्री स्पीच, एजुकेशन, इक्वालिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिजल्ट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मिडीवल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और इंट्रोड्यूस किए नए आइडियाज, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म। फ्रांस इवेंचुअली नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर रिपब्लिक बन गया। रेवोल्यूशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एनलाइटनमेंट थिंकर्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन पर कुछ फिलोसोफर्स का ह्यूज इन्फ्लुएंस था। एग्जाम्पल वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। राइज ऑफ नेशनलिज्म। अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस ने पूरी दुनिया में नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड कर दिया। इसका इंपैक्ट इटली पर भी पड़ा। रिजल्ट, 1861 में इटली यूनिफाई होकर एक किंगडम बन गया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 18वीं सेंचुरी के समय पर इटली एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। आज जैसे इटली एक सिंगल नेशन है, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय इटली बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स का ग्रुप था और हर स्टेट का अपना अलग रूलर, अलग ट्रेडिशंस और अलग एडमिनिस्ट्रेशन था।
इटली के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे: वेनेशिया, 2 सिसिलीज, पेपल स्टेट्स, सार्दिनिया, टस्कनी। हर स्टेट अपनी मर्जी से चल रहा था, इसलिए इटली पॉलिटिकल और मिलिट्री टर्म्स में वीक था। पोप और पेपल स्टेट्स का रोल। मिडिल एजेस के समय पर पोप का इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल था। पोप सिर्फ रिलीजियस लीडर ही नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकल पावर भी उनके पास थी। पोप ने एक रीजन पर डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश किया जिसे पेपल स्टेट्स कहा गया। यहां पोप ही रूलर थे। इस वजह से इटली में रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इटली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। समय के साथ इटली के कुछ सिटीज ट्रेड और बैंकिंग के मेजर सेंटर्स बन गए। ये सिटीज फॉरेन ट्रेड के सेंटर्स बन गए, बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, पॉलिटिकल डिस्कशंस और इंटेलेक्चुअल लाइफ का सेंटर बन गए। रेनेसेंस के समय पर इटली और भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि रेनेसेंस मूवमेंट का सेंटर भी इटली ही था। फॉरेन पावर्स का कंट्रोल। इटली की वीकनेस की वजह से फ्रांस और होली रोमन एम्पायर जैसे पावरफुल कंट्रीज इटली पर कंट्रोल के लिए फाइट करते रहे। इस वजह से इटली का पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल रहा। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जिसका इफेक्ट पूरे यूरोप पर पड़ा। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडियाज दिए: लिबर्टी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म। इटली के रूलर्स को डर हुआ कि ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज उनके खिलाफ रिबेलियन करवा सकते हैं, इसलिए उन्होंने फ्रांस के एनिमीज के साथ अलायंस कर लिया। लेकिन इटली के अंदर कुछ लोग इटालियन रिपब्लिक बनाना चाहते थे, इसलिए सीक्रेट क्लब्स और सोसाइटीज बनाई गई जो इटली को यूनाइट करना चाहती थी। नेपोलियन का इंपैक्ट। 1796 से 1814 तक नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली के कई रीजन्स पर कंट्रोल किया। नेपोलियन की पॉलिसीज की वजह से इटालियंस को पहली बार यह रियलाइज हुआ कि इटली एक यूनाइटेड कंट्री बन सकता है। जब 1814 में नेपोलियन डिफीट हुआ, तब इटालियंस के माइंड में यूनिटी का आइडिया और स्ट्रांग हो गया। माजीनी और गारिबाल्डी। इटली के यूनिफिकेशन में कुछ रेवोल्यूशनरीज का बहुत बड़ा रोल था। जियोसेppe माजीनी एक रेवोल्यूशनरी थिंकर था। उसने इटालियंस को इंस्पायर किया कि इटली को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनना चाहिए। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यंग इटली। इसका गोल था इटली को यूनाइट करना, फॉरेन कंट्रोल को खत्म करना। जुसेप्पे गारिबाल्दी एक ब्रेव मिलिट्री लीडर था। उसने आर्म्ड रेवोल्यूशंस लीड किए। उसने इटली के साउथ में रिवोल्ट स्टार्ट किया और सिसिली और नेपल्स को लिबरेट किया। विक्टर इमैनुअल II और कैवोर। इटली का यूनिफिकेशन किंग विक्टर इमैनुअल II के लीडरशिप में हुआ। उसके प्राइम मिनिस्टर काउंट कैवोर में डिप्लोमैटिक और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज यूज करके इटली को यूनाइट किया। कैवोर ने ऑस्ट्रिया को लंबर्दी से हटा दिया, टस्कनी और मोदेना को यूनिफाई कर दिया। गारिबाल्दी का कंट्रीब्यूशन। गारिबाल्दी ने साउथ इटली के स्टेट्स सिसिली और नेपल्स को कैप्चर किया। फिर उसने ये टेरिटरीज विक्टर इमैनुअल II को दे दी और उन्हें किंग ऑफ इटली डिक्लेयर किया। बाद में रोम, वेनेशिया भी इटली के साथ ज्वाइन हो गए। इटली को एक यूनाइटेड कंट्री बनाने का प्रोसेस 1815 में स्टार्ट हुआ और 1871 में खत्म हुआ। यानी 1815 से 1871 तक इटली को यूनाइट करने का प्रोसेस चलता रहा और आखिर में इटली एक यूनाइटेड नेशन बन गया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी भी पहले एक सिंगल कंट्री नहीं था। नेपोलियन की डिफीट के बाद 1815 में जर्मनी 39 स्मॉल स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था। इस कॉन्फेडरेशन को मेनली ऑस्ट्रिया और प्रशिया लीड कर रहे थे। जर्मनी की प्रॉब्लम्स। जर्मनी के स्टेट्स में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल राइवलरी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इस वजह से जर्मनी का डेवलपमेंट स्लो था। बहुत से जर्मन्स चाहते थे कि जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन बन जाए। काइजर विलियम I और बिस्मार्क, प्रशिया के किंग काइजर विलियम I ने एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क एक इंटेलिजेंट और स्ट्रांग लीडर था। उसका गोल था जर्मनी को प्रशिया के लीडरशिप में यूनाइट करना और ऑस्ट्रिया को एक्सक्लूड करना, फ्रांस को वीक करना। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बिस्मार्क बिलीव करता था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन डिबेट से नहीं बल्कि मिलिट्री पावर से होगा।
उसकी पॉलिसी को कहा गया ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसका मीनिंग था स्ट्रॉन्ग आर्मी, वॉर्स के थ्रू यूनिफिकेशन। इसी वजह से बिस्मार्क को निकनेम मिला आयरन चांसलर। आर्मी का मॉडर्नाइजेशन। बिस्मार्क ने सबसे पहले प्रशियन आर्मी को मॉडर्नाइज किया। पार्लियामेंट अपोज कर रही थी, लेकिन बिस्मार्क ने टैक्स कलेक्ट करके आर्मी स्ट्रॉन्ग बना दी। डेनमार्क वॉर 1864। सबसे पहले बिस्मार्क ने डेनमार्क के खिलाफ वॉर स्टार्ट करवाया। उसने ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस बनाया। स्लेस्विग और हॉलस्टाइन के जर्मन पॉपुलेशन को रिवोल्ट करने के लिए एनकरेज किया। 1864 में डेनमार्क डिफीट हो गया। वॉर विद ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट टारगेट था ऑस्ट्रिया। प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया और नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई। इस वॉर में ऑस्ट्रिया जर्मनी से बाहर हो गया। प्रशिया पावरफुल बन गया। फ्रांस को न्यूट्रल रखना। बिस्मार्क ने डिप्लोमेसी भी यूज की। उसने इटली को वेनिस का प्रॉमिस दिया, रशिया का सपोर्ट लिया, फ्रांस को टेम्परेरी सेटिस्फाई किया। इस तरह उसने एनिमीज को अलग अलग कर दिया। फ्रैंको प्रुशियन वॉर 1871। लास्ट ऑब्स्टेकल था फ्रांस। फ्रांस के रूलर नेपोलियन III जर्मनी के यूनिफिकेशन से खुश नहीं था। फ्रांस और प्रशिया के बीच वॉर हुआ। फ्रैंको प्रुशियन वॉर 1871। इस वॉर में प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया। नेपोलियन III को थ्रोन छोड़ना पड़ा। फ्रांस को एल्सैस लोरेन जर्मनी को देने पड़े। जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट। वॉर के बाद बाकी जर्मन स्टेट्स भी जर्मनी के साथ ज्वाइन हो गए। इस तरह जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया और काइजर विलियम I जर्मनी का एम्परर बन गया। जल्द ही जर्मनी यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स में से एक बन गया। सोशलिस्ट मूवमेंट एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में ह्यूज इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई थी। सोसाइटी दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। वर्कर्स, पुअर, एक्सप्लॉइटेड, लो वेजेस, नो राइट्स। कैपिटलिस्ट्स, रिच, फैक्ट्री ओनर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक पावर। इस इनइक्वालिटी की वजह से कुछ थिंकर्स ने एक न्यू सिस्टम के बारे में सोचना स्टार्ट किया। सोशलिज्म का आइडिया। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कहती है कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज सबके बेनिफिट के लिए यूज होने चाहिए। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स सोशलिज्म के सबसे पावरफुल थिंकर्स थे। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स ने एक फेमस बुक लिखी, दास कैपिटल। इस बुक में मार्क्स ने कहा, हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मतलब सोसाइटी हमेशा दो क्लासेस के कॉन्फ्लिक्ट से चलती है। एग्जाम्पल, कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर्स। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट हमेशा प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं, वर्कर्स की वेजेस कम रखते हैं। इस वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर में कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, सोशलिज्म एस्टैब्लिश हो जाएगा और प्रोडक्शन के रिसोर्सेज, फैक्ट्रीज, लैंड, इंडस्ट्रीज स्टेट के कंट्रोल में होंगे। रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म का फर्स्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल था रशियन रेवोल्यूशन। रशिया उस समय इंडस्ट्रियली बैकवर्ड था, मेनली एग्रेरियन इकोनॉमी पर बेस्ड था। जार निकोलस II रशिया का रूलर था। वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था। पीपल के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, फ्रीडम नहीं थी। वर्कर्स और पेजेंट्स बहुत सफर कर रहे थे। रेवोल्यूशन ऑफ 1905। 1905 में रशिया में रिवोल्ट हुआ। इसके बाद जार को मजबूरन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट करनी पड़ी। एक पार्लियामेंट बनाया गया जिसे दूमा कहा गया, लेकिन रियल पावर जार के पास ही रही। रिफॉर्म्स लिमिटेड थे, इसलिए अनरेस्ट कंटिन्यू रहा। वर्ल्ड वॉर I का इंपैक्ट। 1914 में रशिया वर्ल्ड वॉर I में एंटर हो गया, लेकिन रशिया मिलिटरीली वीक था। सोल्जर्स के पास प्रॉपर वेपन्स नहीं थे, वार्म यूनिफॉर्म्स भी नहीं थे। हजारों सोल्जर्स मर गए। इकोनॉमिक क्राइसिस। वॉर की वजह से फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूबल नोट्स प्रिंट कर दिए, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ गया। सिटीज में फूड शॉर्टेज हो गया। पेजेंट्स को अपने क्रॉप्स का प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा था। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917।
पब्लिक एंगर इतना बढ़ गया कि 1917 में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। वर्कर्स और सोल्जर्स ने स्ट्राइक और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। रिजल्ट, जार निकोलस II को थ्रोन छोड़ना पड़ा और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। ये गवर्नमेंट मेंशेविक पार्टी के कंट्रोल में थी, लेकिन ये गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई। बोल्शेविक रेवोल्यूशन, अक्टूबर 1917। एक और पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी। इसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने वर्कर्स काउंसिल्स यानी सोवियट्स को ऑर्गेनाइज किया। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। इस इवेंट को कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। रिजल्ट, रशियन रेवोल्यूशन के बाद जार का रूल खत्म हो गया। फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, सोवियत यूनियन यूएसएसआर का बर्थ हुआ। ये इवेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। अब अगले लेसन्स में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंपीरियलिज्म और वर्ल्ड वॉर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इन लेसन्स को पढ़कर आपको समझ आएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को कैसे बदल दिया और लोगों की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आया। आप ये भी पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का असर उन कंट्रीज पर क्या हुआ जो इंडस्ट्रियलाइज नहीं थी, यानी जहां इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी। इसकी वजह से दुनिया के कई देशों के बीच टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। आखिर में आप ये भी समझेंगे कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे बढ़कर वर्ल्ड वॉर्स तक पहुंच गए, जिन्हें आज भी दुनिया की हिस्ट्री के सबसे भयानक वॉर्स में से एक माना जाता है। यानी अगले लेसन्स में आप जानेंगे कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, इंपीरियलिज्म और पावर स्ट्रगल ने दुनिया की हिस्ट्री को कैसे शेप किया और कैसे बड़े ग्लोबल वॉर्स का कारण बना। अगर आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखी है तो अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि इटली और जर्मनी कैसे यूनाइट हुए और रशिया में रेवोल्यूशन क्यों हुआ। इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन एंड करने से पहले मैं आपसे एक बात ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ। आजकल यूट्यूब पर लोग ज्यादातर एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं। मेरे जैसे लोग जो एजुकेशन और हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं, उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। फिर भी मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट चैप्टर्स इजी लैंग्वेज में समझ आ सके। इसलिए मैं आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो पर भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो शायद मुझे वीडियोस अपलोड करना बंद करना पड़े। अब ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे हेल्प ले सकें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है और मुझे और भी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है। थैंक यू so much for watching. See you in the next video if possible.